कभी कभी एक्सकवेशन के दौरान मथुरा में या बैराट में कुछ ऐसे, सारनाथ में ऐसे एविडेंसेस मिल रहे थे कि अपसाइडल टेम्पल का एक संकल्प हमारे देश में पहले से था और उसमें कुछ विद्वानों ने इस बात की तरफ संकेत किया कि जो साइडल टेम्पल का स्ट्रक्चर है कदाचित ये स्तूप से विकसित हुआ, क्योंकि उसकी भी जो वेदी है वो गोल है और अपसाइडल टेम्पल का फाउंडेशन भी लगभग सर्कुलर शेप में मिल रहा था। जो ये एक्सकेवेशन पहले हो रहे थे उनमें कदाचित एक्सकेवेटेड फ्लोर से कोई चारकोल सैंपल नहीं मिला, इसलिए इनकी एग्जैक्ट डेटिंग नहीं हो पाई। जो भी डेट थी वो एक्सकेवेटर्स ने मटेरियल के आधार पर तय किया। तो क्लेम तो पहले से होता आया है कि मौर्य काल से इस तरह के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ का वैज्ञानिक तिथिक्रम का आधार नहीं था। एक साइट हमने संचान कोट में भेज की जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है और वहाँ की फाइंडिंग्स हम आपको दिखाते हैं। तो एक नहीं दो जगह पर इस तरह के निर्माण का साक्ष्य मिलता है और दोनों जगह से तिथि को पुष्ट करने के प्रबल साक्ष्य मिलते हैं। एक जगह से 64 सिक्के मिले जिनको कुषाण काल में बनाया गया था या कुषाण काल के वो सिक्के हैं, तो उसकी डेट बताने के लिए वो सिक्के अपने आप में एक मजबूत साक्ष्य हैं। दूसरी जगह उस स्ट्रक्चर से संबद्ध लेबल से चारकोल भी मिल गया जिसकी डेट 160 प्लस माइनस 60 BC आ गई। तो ये बात क्लियर हो गई कि लगभग 220 ईसा पूर्व में इस तरह के स्ट्रक्चर गंगा जमुना के मैदान में बनाए जाने लगे थे और यहीं से इनका विकास मंदिरों के रूप में हुआ। और कुषाण काल तक आते आते इन मंदिरों में परिक्रमा पथ का भी निर्माण हो गया। तो ये कहानी या यह कहना कि गुप्तोत्तर काल में मंदिरों में परिक्रमा पथ का विकास हुआ, ये थियरी अब थोड़ी सी सही नहीं रही और हमको इधर सोचना पड़ेगा कि जैसे ही मंदिर बनाने की प्रक्रिया गंगा जमुना के मैदान में प्रारंभ हुई उसके साथ ही परिक्रमा पथ का भी कंसेप्ट आ गया था और वो भी बनने लगे। संचान कोट हमने आपको बताया कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है और अब इसमें सबसे लास्ट वाले पार्ट में आपको नक्शे में दिखा रहे थे, ये टीले का जो है वो एक दृश्य है और घेरे में आप देखें तो टीला आपको दो पार्ट में बटा हुआ नजर आ रहा होगा जो मिला हुआ है। बीच में एक रेन गैलरी है और किनारे से सई बहती है। इसमें 3 लोकेशन ध्यान रखिएगा, एक नीचे की तरफ है जलेसर माउंड, ऊपर की तरफ है लाल टिलिया और सेंटर में है मेन माउंड और नीचे दाहिने हाथ की तरफ एक स्तूप है जिसको राजा अशोक ने इस जगह पर बनवाया था। और कनिंघम ने भी जब इस जगह यात्रा की तो कनिंघम ने भी इसका रिपोर्ट किया है और चाइनीज ट्रेवलर्स जो यहाँ आए थे कन्नौज हो करके साकेत जाने के रास्ते में, उन्होंने भी इस जगह को देखा था। तो सभी जगह पर इस स्तूप की चर्चा मिलती है, लेकिन जलेसर माउंड पर क्या है, लाल किलिया माउंड पर क्या है, इन दोनों का जिक्र किसी न तो फॉरेन ट्रेवलर ने किया और न ही किसी इंडियन लिटरेचर में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन ये दोनों माउंड थे और यहाँ पर एक्सकवेशन किया गया जिसकी उपलब्धियां हम आपको टीला है संचान कोट का, जमीन से करीब 14 मीटर ऊंचा है और 9 किलोमीटर में इसके एसोसिएटेड माउंट फैले हुए हैं। ये कोई मामूली स्थान नहीं था, लगता है कि इस क्षेत्र का कोई कैपिटल टाइप का केंद्र है जो कम से कम कुषाण काल में तो अवश्य ही
एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में काम कर रहा था और किनारे से सई नदी, जिसको संजिका कहते हैं, वो प्रवाहित होती है और ये तीन तरफ है। इसमें जो नीचे माउंट आपको दिख रहा था जलेसर माउंट, उस माउंट पर हम लोगों ने 2004-05 में एक्सकेवेशन ट्रायल ट्रेंच के लेवल पर किया और लगाई। कोई सज्जन जरा अपना माइक ऑफ कराइए, उनका डिस्टरबेंस आ रहा। इस दोनों ट्रेंच से हम लोगों को दो चीज की उपलब्धि हुई। एक तो आर्काइव टेराकोटा फिगराइन, जो दाहिने हाथ में आपको देख रहे होंगे, हाथ से बना हुआ मिट्टी की मूर्ति। ये 7000 की क्वांटिटी केवल इसी 2 पिट से मिली और कुछ कटोरे मिले जो उस टेराकोटा के नीचे आपको दिख रहा होगा। तो ये 2 चीज जब मिली तो ऐसा डाउट होने लगा कहीं ये कुम्हार का घर तो नहीं है कि वो इस तरह के खिलौने बना रहा है और इस तरह के बाउल बेचने के लिए बना रहा है। उसी साल फिर हम लोगों ने इसके सेंट्रल पार्ट में बीच में एक और ट्रायल ट्रेंच डाली। तो 2 रथ पर बने हुए कोई स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, आप देख रहे होंगे। इसमें 2 दीवारें आ रही हैं और एक नीचे और उससे 90 डिग्री पर आगे की तरफ एक दीवार बढ़ रही है। और ज्यादा कंसंट्रेट करके देखिएगा तो पहली दीवार के बगल में एक दूसरी दीवार पैरेलल चल रही है और आगे वाली दीवार के ऊपर एक सेकंड वॉल बनी हुई मिल रही। तो ऐसा लगा कि इस जगह पर मल्टी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी है, अर्थात एक ही भवन के ऊपर दूसरा भवन बनाया गया है और ये रथिका युक्त है, जो सामान्य रूप से घरों में प्रयुक्त नहीं होता। रथिकाएं बनाई जाती है किसी मंदिर के स्ट्रक्चर में। ये ट्रेंच को हम लोगों ने नीचे देख करके उसका ये अंदाज लगाया कि कितनी गहराई तक ये स्ट्रक्चर मिल सकता है और फिर 1 साल बाद इस पे डिटेल एक्सकेवेशन की योजना बनाई गई। जब ये साफ किया गया तो दाहिने हाथ नीचे के फिगर पे अगर आप ध्यान दें तो लगा ये कि ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक टेम्पल रहा होगा जो टूटी हुई ईंटों से बनाया गया था और गर्भगृह से पानी निकलने के लिए उसकी नाली भी बनी थी, जो हमने आउटलेट करके नीचे दिखा रखा है। ये गर्भगृह से जुड़ी हुई थी। ये इसका लास्ट फेज है इस स्ट्रक्चर का, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी व्यवहार में था और इसके गिर जाने के बाद फिर इसके ऊपर किसी ने मंदिर नहीं बनाया। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ एक्सकेवेशन करते चले जाएंगे, हमको डिफरेंट फेज के यह टेम्पल बना हुआ मिलता चला जाएगा। अर्थात इस टेम्पल की मान्यता इतनी प्रबल थी कि एक बार मंदिर गिर गया तो दोबारा उसी पर बनाया गया, दोबारा गिर गया तो तिवारा बनाया गया, तिवारा गिर गया तो चौथी बार बनाया गया। ये मतलब ट्रेडिशन इस पॉइंट पर लगातार कम से कम 1000 बरस तक चलता रहा। पूरा बहुत समय नहीं है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएं। ये पूरा मंदिर निकल करके जब आता है तो आप देखें कि इसमें कम से कम 3 फेज की संरचना है। जो गर्भगृह हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया वो सेंटर में दिख रहा होगा आउटलेट के साथ। उसके पहले का जो फेज है वो फेज 3 है। उसके नीचे जब आप आइएगा तो फेज 2 लिखा है और सबसे नीचे की तरफ आइएगा तो फेज 1 लिखा है। अर्थात पहली बार की संरचना फेज 1 में है, उसके बाद की रचना फेज 2 में है, उसके बाद की जो संरचना है वो फेज 3 में है और लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फेज 4 का है। तो 4 बार यहाँ दीवारें बनाई गई और वो दीवारें कभी कभी एक दीवार को दूसरी दीवार काट देती है।
तो सबका स्वरूप समझने में बड़ी दिक्कत होती थी और महीनों लग गया इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में कि कौन से फेज की दीवार कौन है, उसकी फ्लोर कौन है और उसकी डेट क्या रही होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो फेज 1 में ही सामने वाली दीवार पर बहुत अच्छा प्लास्टर भी लगा हुआ आपको दिखाई देगा, अर्थात ये जो फेज 1 है ये अर्ली कुषाण फेज है। इस अर्ली कुषाण फेज में ही ब्रिक टेम्पल बनाए जाने का इस जगह पर साक्ष्य मिलने लगा और वो भी पकी ईंटों से बाकायदा प्लास्टर करके और बढ़िया सी फर्श बना करके यहाँ पर मंदिर निर्माण का ये साक्ष्य मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स में कोई ये फेज 2 हमने ऊपर से क्लियर किया, तो फेज 2 में ये मंदिर कैसा रहा होगा वो इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो फेज 1 के ऊपर ये दीवार कंटिन्यू कर रही है जो प्लास्टर को ढक रही है। फेज 2 और फेज 3 को आइडेंटिफाई करने में ध्यान से अगर देखा जाए तो फेज 2 जहां लिखा है वो दीवार के ऊपर ही एक कोने में एक लड़का खड़ा है और फेज 3 में इस मंदिर को थोड़ा सा विस्तार दे दिया गया, करीब 3 फीट 4 फीट इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई और जहां फेज 3 लिखा है वो तृतीय चरण की दीवार उसके ठीक पैरेलल जाती हुई आपको नजर आएगी और अंत में ये समझ में आने लगेगा कि फेज 2 की संरचना को फेज 3 ने कैसे दबा दिया और कहीं जहां नहीं दबाया जो पार्ट नीचे रह गया, अछूता रह गया, वो इंटैक्ट दीवार अभी भी वहां हमको देखने को मिलती है। नीचे वाले फिगर में भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि फेज 2 की संरचना को फेज 3 की संरचना किस तरह से दबा रही है और कैसे इसके मंदिर के ऊपर ही एक दूसरा मंदिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे अर्लीस्ट फेज की दीवार है जिसको हम फेज 1 कहते हैं और इस दीवार के ऊपर ओरिएंटेशन बदल करके दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है। इस चित्र से आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा। तो तीनों फेज की जो संरचना है वो बहुत यहाँ क्लियर है और इस पिक्चर से भी तीनों फेज को स्पष्ट करने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। और यहाँ पर मंदिर के अंदर का जितना फ्लोर है सब ब्रिक से बिछा करके कायदे से बनाया गया है, दीवारें पकी ईंट की हैं और काफी चौड़ाई में मजबूती के साथ इसे बनाया गया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पूरे कंपाउंड से हमको 17,000 टेराकोटा आर्काइक फिगराइन प्राप्त हुई। ये किस तरह से बिखरी रही होंगी, इतने पार्ट में जितनी आर्काइक फिगराइन मिली हमने आपको बिखेर के दिखाया है कि इस कंसंट्रेशन के साथ इस इलाके से ये टेराकोटा फिगराइन्स मिल रही। अब टेराकोटा फिगराइन तो मिल रही हैं, क्वांटिटी उनकी 17,000 है, न जाने कितना लोग पहले उठा के यहाँ से ले गए होंगे, कितनी हमसे छूट गई होंगी अनएक्सकेवेटेड पार्ट में। तो एक सवाल ये उठता है कि इस तरह की फिगराइन का निर्माण और इस मंदिर में मिलना, इसका मतलब क्या है? क्यों लोग इस तरह की चीजों को यहाँ ला करके डाल रहे हैं? इसको अभी जब पूरा मंदिर देख लीजिएगा तो बाद में हमारे क्या समझ में आया हम बताने की कोशिश करेंगे। इस तरह की ये टेराकोटा फिगराइन है और इनमें लगभग 72 वैरायटी है। उनको नॉर्मली हाथ से ही बनाया गया है, दबाकर, हाथ को दबाकर, पैर को दबाकर, किसी किसी में हाथ और पैर को स्पष्ट करने के लिए नॉचेज बना करके, अगर लेडी है तो उसका ब्रेस्ट बना करके और उसके नेवल को डीप करके, और अगर पुरुष है तो उसमें जेनिटल पार्ट को प्रमोट करके इन्होंने उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। और इस तरह से कई शेप में ये मूर्तियां मिलती हैं जो इस जगह पर बहुतायत से प्राप्त है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसमें केवल एक ही मंदिर नहीं है, इसमें
कोने कोने पे अगर देखा जाए तो 5 मंदिर हमको मिलते हैं। पहला मंदिर का हमने 3 फेज आपको दिखाया। दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये खुदाई हो रही है जो विकसित होकर के नीचे बाएं हाथ वाले फिगर में स्पष्ट हो रहा है। जब खुलेगा तो वहां एक स्वस्तिक के प्लान पर टेम्पल बनाया गया है जो अलग है। उससे सटा हुआ एक तीसरा टेम्पल भी है। दूसरा टेम्पल जिसको P1, P2, P4, P3, P5, P6, P7 से किया, ये वाला टेम्पल है। इसमें भी सब में घूमने की और परिक्रमा करने की एक अच्छी खासी व्यवस्था है। अब तीसरा टेम्पल स्ट्रक्चर ये है जिसमें एक छोटा सा कमरा आपको बीच में दिखाई पड़ रहा होगा और उसकी 2 दीवारें तो यल शेप में दिखती हैं। उस यल शेप की दीवार के अंदर एक प्लेटफार्म दिखता है, जिस प्लेटफार्म के ऊपर कुछ ईंटें बची हैं और बाकी उखड़ गई। ये क्या हो सकता है? इसका एक क्लियर रूप ये है, इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटर में एक वृत्ताकार स्थान है। कदाचित इस जगह पर कोई शिवलिंग जैसी चीज स्थापित रही होगी और यहाँ कोई ना तो मूर्ति प्राप्त हुई ना कोई शिवलिंग प्राप्त हुआ। आप कोई भी चीज की कल्पना कर सकते हैं कि इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज स्थापित रही होगी। इस प्लेटफॉर्म के पीछे छोटे छोटे 5 कमरे हैं। इन 5 कमरों का जब एक्सकेवेशन किया गया तो लास्ट वाले रूम में ऐश का डिपॉजिट मिला और उस ऐश के डिपॉजिट से हमको 7 सीलिंग्स प्राप्त हुई। 6 तो टूटी हुई हैं, लेकिन उनमें वही चीज है जो 7वीं इंटैक्ट जो बाएं साइड में नीचे की तरफ दिखाई पड़ रही है, वही इंप्रेशन उसमें भी हमको दिखता है। नीचे वाला जो इम्प्रेशन है सीलिंग का जो इंटैक्ट है, उसको अगर ध्यान से देखिए तो बीच में शिवलिंग है, सामने की तरफ एक त्रिशूल गड़ा हुआ है और बाएं हाथ की तरफ एक नंदी बैठा हुआ है और नीचे उसके एक लाइन बनी है जो पूरे सीन को स्क्रिप्ट से अलग करती है। और सबसे नीचे कुषाणकालीन ब्राह्मी में स्पष्ट रूप से लेजेंड है जिसमें लिखा है सिद्धेश्वर, और सिद्धेश्वर भगवान शंकर का एक दूसरा नाम है जो इस जगह पर इस रूप में, ये अगर सीलिंग ना मिलती तो बड़ा मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करने में कि ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स किस गॉड से, किस देवता से संबद्ध है। क्योंकि ये सीलिंग मिल गई तो ये निर्णय लेने में बहुत टाइम नहीं लगा कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भगवान शंकर की आराधना के लिए समर्पित है, क्योंकि सिद्धेश्वर भगवान शंकर का एक दूसरा नाम है। अब ये जो 4 कमरों की चर्चा हम कर रहे थे, उन कमरों को ऊपर से जहां एरो दिखाया जा रहा, अगर आप दीवार पे खड़े होके देखें तो नीचे के चित्र में आपको कुछ सर्कुलर एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है ये जानने के लिए इसके ऊपर से जो दीवारें क्रॉस कर रही हैं उन दीवारों को हटाना पड़ा और धीरे धीरे जैसे जैसे इन दीवारों को रिमूव किया गया तो नीचे की स्थिति स्पष्ट होने लगी। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें 2 आर्च दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों आर्च के बीच में थोड़ा सा गैप भी है। फिर ये दीवारें हटाई गई और इसमें नाना प्रकार की सामग्री भी मिली, टूटी ईंटें, पक्की बड़ी ईंटें, समूची ईंटें, और जिस स्ट्रक्चर से ये ईंटें ला करके फिर लगाई जा रही हैं उस पीरियड में जो टेराकोटा यहाँ चल रहा था वो टेराकोटा भी इसी दीवार के अंदर लगाया हुआ हमको मिलता है। तो इससे इसकी डेट निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती कि ये स्ट्रक्चर बना कब था। ये सब सामान है जो दीवार के अंदर से निकल रहा है। आप अगर नीचे वाली लाइन में ध्यान से देखें तो एक टेराकोटा ऐसा है जिसके ऊपर सर्कुलर स्टैम्प डिजाइन है
और इस तरह की सर्कुलर स्टैम्प डिजाइन का प्रयोग जो है मौर्य काल में किया जाता है। तो दूसरी तरफ दाहिने कोने पे अगर आप देखें तो मिट्टी की एक नाली बनाने के लिए चीज बनाई जा रही है, जिसको अगर जमीन पे फिट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक नाली बन जाए। ये सारी चीजें इसी जगह से एक्सकवेशन से निकल रही हैं। अंत में जब सारी दीवारें निकल के साफ हो गई तो एक बढ़िया सा अपसाइडल टेम्पल यहाँ पर निकलने लगा, जो अभी आगे आपको हम दिखाते हैं। ये इसका फाइनल स्वरूप है। अब कहीं कहीं बाद के फेज वालों ने पीछे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो एक यल शेप की दीवार आती है, जिसने इस अपसाइडल टेम्पल को भी काट दिया। और लेटर फेज की जो एक संरचना है, जो सामने की तरफ दीवार दिख रही, उसने पथ को भी बाधित कर दिया। लेकिन ये अपसाइडल ईस्ट फेसिंग है और बढ़िया सा पीछे सर्कुलर शेप इसका दिखता है। इसकी एंट्री ईस्ट साइड से है और गर्भगृह में लगभग 3 अस्तर में ईंटें बिछा करके इसकी फर्श बनाई गई। सामने की तरफ कहीं इसका कोई फेज और नीचे तो नहीं है। फिर एक्सकेवेशन को आगे कैरी आउट किया गया, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई स्ट्रक्चरल एक्टिविटी का साक्ष्य नहीं मिलता। पूरे सामने के प्रांगण में अगर आप देखें तो एक यज्ञ कुंड बना है, जाने का रास्ता है, बीच में एक छोटा सा स्थान है जहाँ यज्ञ करने वाले अपना अलग घर में या अलग स्पेस पर यज्ञ करते रहे होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर इस अपसाइडल के ठीक पीछे है, तीसरा उसके दाहिने साइड में है और चौथा अभी आपको लास्ट में दिखाते हैं। एंटायर कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का है, इसमें सारे टेम्पल एक साथ देखने को मिलेंगे। और इसका जो प्रवेश द्वार था वो नॉर्थ की और बड़ा गेट यहाँ बना था। शायद गेट के बगल में चौकीदारों के रहने के लिए भी छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे, जो इस मंदिर कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए काम करते रहे होंगे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस फेज के नीचे भी कहीं कहीं कुछ एक्टिविटी का एक आभास मिलता है। कुछ ब्रिक्स ऐसी हैं जो इस स्ट्रक्चर के एकदम नीचे आती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इस फेज को प्राप्त करने के लिए ऊपर के सारे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना पड़ता और अच्छा नहीं लगा कि इतने अच्छे साक्ष्य को उखाड़ के फेंक दिया जाए। हम लोगों ने नीचे वाले फेज पर काम करने की कोशिश नहीं की। अगर इन स्ट्रक्चर्स को उखाड़ के फेंका जाता तो शायद एक और अर्ली फेज की एक्टिविटी इस स्थान पर निकलकर सामने आती। ये 2 प्लेटफार्म है, शायद यहाँ गंगा जमुना की मूर्ति जैसी कोई मूर्ति स्थापित रही होगी। अब दूसरा माउंड जो मेन माउंड से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको स्थानीय लोग लाल टिलिया के नाम से जानते हैं। लाल टिलिया इसलिए कहते हैं कि उसके ऊपर पकी हुई ईंटों की टुकड़ियां इतनी फैली थी कि दूर से देखने में वो लाल लाल रंग का लगता है और गांव वाले उसको लाल टिलिया के नाम से पुकारने लगे थे। हमारे विभाग में जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था तो हमारे एक सीनियर टीचर प्रोफेसर अग्निलाल थे, जो बाद में चल के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उनका घर यहीं बांगरमऊ के पास था। उनका हठ ये था कि ये लाल टिलिया स्तूप है और उन्होंने हमें बार बार प्रेरित किया कि सारी खुदाई करने से कोई फायदा नहीं है, लाल टिलिया का एक्सकवेशन करो, तुम्हें एक स्तूप की संरचना मिल जाएगी। उनके कहने के आधार पे और जो मटेरियल उसमें कुषाण काल का मिल रहा था उसको देख करके हम लोगों ने इस टीले को एक्सकवेट करने की योजना बनाई। टीला संजोग से छोटा था तो उसको हम लोगों ने पूरा का पूरा टीला एक्सकवेट कर दिया। एक्सकवेट करने के बाद तरह से उस मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता, जिसको हम एंट्रेंस के नाम से लिख रहे हैं, मंदिर का पोर्टिको, उसका अर्ध मंडप
उसका मंडप, उसका ट्रांसेप्ट, उसका सैंक्टम सब क्लियर होकर के सामने आया। अब वो संरचना एक्सकैवेशन की एक एक स्टेप के साथ हम आपको दिखाते हैं। आपको भी ये लग रहा होगा दूर से कि टीला कुछ लाल लाल सा है, ये है लाल टीलिया का माउंट। लोकेशन अगर आप गूगल मैप पर देखें तो आज भी इस तरह से ये दिखाई पड़ जाएगा। मेन माउंट के ऊपर पूरब दिशा में ये माउंट आज भी स्थित है। और जब इसका एक्सकैवेशन किया गया तो यहाँ पर 2 पीरियड की संरचना प्रकाश में आई। पहली संरचना अगर आप ये देखें तो ये भी अपसाइडल ही है, लेकिन उतना सर्कुलर नहीं है जितना पहले वाला अपसाइडल था। इसमें आगे की तरफ पूजा उपासना करने के लिए बैठने भर की एक व्यवस्था है। बीच में पीछे की तरफ यहाँ पर शायद मूर्ति स्थापित रही होगी, और बाहर की तरफ अगर आप देखें तो एक दूसरी ब्रिक लाइन है जो इंटरनल लाइंस के शेप से इसको अलग करती है, और ये इसके चारों तरफ चतुर्दिक घूमने का एक मार्ग सा है जिसको आप आसानी से परिक्रमा पथ कह सकते हैं। और ये केवल मिट्टी का नहीं बना है, इसकी बनावट अभी आगे जब एक्सकैवेशन होगा तो स्पष्ट होगा कि इसको पकी ईंटों की टुकड़ियों को कूट करके मजबूती के साथ एक परिक्रमा पथ का स्वरूप दिया गया था। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, और अर्ली फेज में इसकी प्रसिद्धि जो कुछ भी रही हो, लेकिन इस फेज तक आते आते ये इतना पॉपुलर हो गया था इस इलाके में, शायद जनता बहुत भारी मात्रा में यहाँ आती थी, तो जिस रास्ते से मंदिर में प्रवेश किया जाता था उसी रास्ते से निकलने की व्यवस्था नहीं थी। इसमें 1 वे एंट्री, अदर वे एग्जिट था। तो एग्जिट का जो रास्ता है वो एक रैंप के रूप में बना हुआ मिलता है। इसका एग्जिट के पार्ट के पहले शायद एक पोर्टिको जैसी संरचना बनाई गई होगी, जिसके 2 पिलर 1 और 2 लिख करके हम लोगों ने यहाँ दिखाया है, और 3 और 4 जो इसका पिलर का बेस रहा होगा वो डैमेज हो गया है, वहां से ये रैंप निकल के जा रहा है। इस रास्ते से लोग निकलते रहे होंगे, और एंट्री का रास्ता इसका ईस्ट की तरफ है। तो प्रवेश ईस्ट में, निकलने का रास्ता नॉर्थ में, इस तरह की इस संरचना को बनाया गया था। ये पीछे से भी इसके दीवालों की स्थिति बहुत क्लियर है। दूसरी तरफ से साउथ से इसका दृश्य है, तो कहीं से इसके स्वरूप के आकलन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और अच्छी तरह से ये सामने आता है। पूरा जब विस्तार के साथ एक्सकैवेशन किया गया तो पता लगा कि इस फेज का जो ये अपसाइडल है ये ऑक्टागोनल है। अंदर गर्भगृह में 8 कोने से बना हुआ वो है। सामने की तरफ जो एक स्ट्रक्चर है ये बैठने का रहा होगा। स्ट्रक्चर 3 हमने जिसको किया है ये एक बड़ा हॉल है, और ई पॉइंट से इसमें प्रवेश है, जहां यन है वहां से निकलने का रास्ता है। और संचानकोट के मंदिरों में एक खास बात यह मिलती है कि इनसे अटैच कई कमरे हैं। लगता यह है कि परमानेंट पुजारी लोग भी इसमें रहते थे, और इस मंदिर को मेंटेन करने के लिए जो अन्य सहायकों की आवश्यकता थी उनके रहने का भी प्रबंध इसी कॉम्प्लेक्स में मंदिर से सट कर किया गया था। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं इनको अब पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स को, हालांकि हम लोगों ने उनका सा मचान जरूर एक बार में पूरा दृश्य हमको दिख जाए, लेकिन किसी स्ट्रक्चर को एक बार में जब तक 90 डिग्री पर फोटोग्राफी ना की जाए तब तक पूरा स्ट्रक्चर नहीं आता। लेकिन हम आपको घुमा घुमा करके चारों तरफ से इसका दृश्य दिखाएंगे। ये गर्भगृह का स्वरूप अगर आप देखना चाहें तो बड़ा क्लियर सा है कि वो ऑक्टागोनल है। ये दूसरी दिशा से उसका चित्र है, तीसरी दिशा से है। अपसाइडल एक
क्लियर कट जो नीचे आने वाला है उसकी दीवार आपको अभी से झलक उसकी मिल रही होगी। ये इसका जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो प्लेटफार्म है जहां मूर्ति रही होगी वो भी साफ साफ ब्रिक फैला हुआ ब्रिक प्लेटफार्म के नाम से हमने मेंशन किया है। और किसी परेशानी की वजह से तो फिगर आउट हो रही नहीं दिख रही है, लेकिन आपको ऑक्टागोनल फेज के स्ट्रक्चर का प्लेटफार्म तो दिख रहा होगा। अब ये जानने के लिए पूरे स्ट्रक्चर में कि इनका निर्माण कब हुआ, कहीं पर चारकोल नहीं मिला। तो जब डेटेबल सामान नहीं मिल रहा, मंदिर है, हड्डी मिलेगी नहीं, पॉटरी मिल रही थी, पॉटरी की डेट बहुत रिलायबल नहीं होती, चारकोल मिला नहीं, तो हम लोगों ने ये योजना बनाई कि इसके गर्भगृह को एक्सकेवेट कर दिया जाए। क्योंकि हिंदुओं में मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, तो अगल बगल के लोग आते हैं, और जब आते हैं तो भगवान के प्रति श्रद्धा में कुछ पैसा वगैरह वहां पर डालते हैं। तो इसी लालसा से कि अगर गर्भगृह के नीचे एक्सकेवेशन किया जाएगा और कोई सिक्का मिल जाएगा तो इस मंदिर को डेट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और इस दिशा में जो सोच हम लोगों ने बनाई वो सफल भी हुई। तो हम लोग इसे नीचे की तरफ खोद रहे हैं और खुदाई में करीब 60 सिक्के प्राप्त हुए। ये तो उस समय का दृश्य है जब ये एक्सकेवेशन से तुरंत बाहर आया था। इसकी क्लीनिंग भी हो गई है, लेकिन ये फोटोग्राफ पहले का लगा हुआ है। सेकंड रो में तीसरे नंबर का अगर आप सिक्का देखें तो कुषाण राजा के खड़े मुद्रा में आपको आकृति दिखाई पड़ेगी। पहली लाइन में सबसे नीचे वाले सिक्के को अगर आप देखें तो वहां पर भी इसी तरह का लबादा पहने राजा खड़ा हुआ है, जो कुषाण सिक्कों पर प्रायः हमको मिलता है। इतनी गहराई तक अर्थात बेसल लेवल तक गर्भगृह के 50% पार्ट को हम लोगों ने बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए एक्सकेवेशन किया, और यहाँ से ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो हमको साफ हुआ। और ध्यान से अगर देखिए तो ये सारा का सारा जो जमाव है, इसमें लगभग 28-30 लेयर में या रद्दे में ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो कितना मजबूत मंदिर बनाने की शिल्पकार की कल्पना थी कि इतनी गहराई से उसने नींव को उठाया और बहुत चौड़ी दीवार लेकर के वो ऊपर आया। और इसका जो प्रदक्षिणा पथ है वो बहुत पीछे की तरफ बड़ा क्लियर है। अब इसके प्रदक्षिणा पथ में क्या मटेरियल यूज किया गया है वो स्लाइड शायद इसमें लगी नहीं, लेकिन वो ब्रिक जली का है। जो ब्रिक जली के बने हुए फ्लोर हमको कुषाण पीरियड और उसके पहले शुंग पीरियड से मिलने लगते हैं। तो इससे इस बात का एक निराकृत ये दिख रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि ब्रिक जली से बना हुआ प्रदक्षिणा पथ है। वो नीचे की तरफ आप ईंट का चूरा उससे बना हुआ प्रदक्षिणा पथ बहुत क्लियर ढंग से देख सकते हैं, जो लाल लाल रंग से दाहिने तरफ वाली स्लाइड में आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की फ्लोर बनाने की परंपरा कुषाण काल से ही हिंदुस्तान में चली आ रही है। तो और इसका जो सुपर स्ट्रक्चर था वो बांस बल्ली के द्वारा टाइल से छाजन बना करके बनाया गया होगा। तो दोनों जगह का जो ये प्रमाण है वो इस बात को कहने के लिए पर्याप्त है कि मंदिर का निर्माण अपसाइडल फॉर्म में संचानकोट में, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, यहाँ पर हमें मौर्य काल से मिलने लगता है। इसके डेटिंग के हमारे पास आर्कोलॉजिकल साक्ष्य भी हैं और रेडियो कार्बन डेट जो 160 प्लस माइनस 60 वाली है वो उसको समर्थन देती है। बाकी का जो इसका विस्तार है,
कुषाण पीरियड में इसका विस्तार होने लगा और इतना ये कंस्ट्रक्शन या इस पद्धति से मंदिर बना करके पूजा करने की परंपरा इस इलाके में इतनी लोकप्रिय हुई कि एक ही पर्टिकुलर स्थान पर 2 फेज में, कभी 3 फेज में हमको मंदिर बनाए जाने का जो साक्ष्य है वो मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये साक्ष्य इसी जगह का है, इसके पहले भी लोगों ने अनुमान किया था कि मौर्य काल में इस तरह के मंदिर बनाए जाते रहे और बैराट राजस्थान में एक स्थान है, वहाँ के एक्सकेवेशन से ठीक इसी प्रकार पहले भी प्राप्त हो चुका था जयपुर से। अगर आप कभी सारनाथ गए हों तो सारनाथ में भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा खंडित मिलता है जो अपसाइडल टेम्पल के धारणा की पुष्टि करता है। सांची से भी मौर्य काल का एक अपसाइडल टेम्पल रिपोर्टेड है। बेसनगर में दूसरा इसी तरह का है। मथुरा में सोंख नामक स्थान से भी 2nd सेंचुरी एडी के एक अपसाइडल टेम्पल की मिलने की बात जानकारी में है। तो इस तरह से मौर्य काल में ही मंदिरों के बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में आदमी उपासना में किसी और चीज का उपयोग पहले से नहीं कर रहा। अगर पीछे की तरफ जाएं तो उपासना में चबूतरा बना करके, अयागपट्ट बना करके, मूर्ति बना करके उपासना का प्रयास किया जाता रहा है। शिवलिंग बना करके उपासना की जाती रही है और उसके आर्कियोलॉजिकल मटेरियल भी हैं और आर्ट में ये जगह जगह दिखता भी है। भले ही इस पीरियड का स्ट्रक्चर हमको न मिला हो, लेकिन ये परंपरा कि मंदिर की आकृति तमाम जगह, जैसे स्तूपों की गैलरियों में इस तरह के चित्र आते हैं, तो इससे लगता है कि लोग इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करने के अभ्यासी थे, तभी उसको ये स्तूपों के रेलिक्स में ला करके काट काट करके बना रहे हैं। मथुरा से इस तरह के बहुत सारे अयागपट्ट भी मिले हैं। गुप्ता पीरियड में आते आते इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने अर्थात मंदिर बनाने की परंपरा में खूब विस्तार हुआ। शायद इसके पीछे कारण ये रहा होगा कि गुप्त काल में जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। हालांकि उन्होंने अन्य धर्मों को भी प्रमोट किया, बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया, जैनिज्म को भी प्रमोट किया, लेकिन इस पीरियड में धार्मिक उत्थान की एक स्थिति दिखती है और उस प्रकार से गुप्त काल में हमको स्टोन के अच्छे अच्छे मंदिर, ये सांची का गुप्ता पीरियड का मंदिर है जो अर्ली फेज का है, और इस तरह से धीरे धीरे करके गुप्ता पीरियड में मंदिर के आर्ट में धीरे धीरे विकास होता गया और अच्छी तरह के मंदिर बनने लगे। तो केवल आज मैं आपको इतना ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके बीच में आया था कि मंदिरों की परंपरा गंगा यमुना दोआब में निश्चित रूप से गुप्त काल के पहले भी ले जाई जा सकती है और उसका सूत्र मौर्य काल तक बड़ी आसानी से जाता है। और वो जो मंदिर मौर्य काल में बनाए गए उनमें गर्भगृह की भी कल्पना थी और परिक्रमा पथ की भी व्यवस्था की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज। नमस्कार जी, मैं सचिन बात कर रहा था। नमस्कार जी। तिवारी जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो ये मौर्य काल तक ही हैं तो और भी पहले के मौर्य काल से भी पुराने कुछ मिले हैं कि अभी तक मौर्य काल के ही स्ट्रक्चर जहाँ टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ कि इससे पहले का भी है? क्योंकि आपने कहा ना हमने एक्सकेवेशन में नीचे भी लेयर में डिपॉजिट थे जिनको नहीं खोदा गया, क्या वो प्री मौर्यन टाइम के होंगे क्या? जैसे अपसाइडल स्ट्रक्चर के नीचे आपने डिस्टर्ब नहीं किया, वो प्री मौर्यन काल का जा सकता है क्या? नहीं, प्री मौर्यन काल का इसलिए नहीं जा सकता
कि उस लेवल तक हमने अपसाइडल टेम्पल के सामने वाले पोर्शन में एक्सकेवेशन किया था, ताकि हम उस गहराई तक जा करके एक्टिविटी को ट्रेस कर सकें। और वहाँ हमको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। इस स्ट्रक्चर के नीचे जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो निश्चित रूप से 100-200 साल पुराना तो जरूर रहा होगा, क्योंकि अगर वो ब्रिक है तो जो कुछ भी स्ट्रक्चर होगा उसकी तो मिनिमम लाइफ अगर मान के चलें तो 100 साल तो होगा ही। हम ज्यादा से ज्यादा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मौर्य काल के आरंभिक चरण से ही यहाँ ये गतिविधि प्रारंभ हो गई थी, लेकिन अब उसको मंदिर के साथ इसलिए नहीं कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ सकते कि वो जो अर्ली स्ट्रक्चर है वो टेम्पल का पार्ट है या घर का पार्ट है या स्तूप का पार्ट है, इसलिए हम उस विषय में ज्यादा बोलने के पक्ष में नहीं रहते और मौन को ही ज्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है। और मौर्य का मतलब हम थोड़ा आगे तक ले जाएं तो नंद तक हम खींच सकते हैं, नंद काल तक भी हो सकता है ये कंस्ट्रक्शन द अर्लियर फेज है। लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट एविडेंस का था कि उसको नष्ट करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और ऐसे ही ढक दिया। आगे के और कुछ स्ट्रक्चर्स में शायद हमको नंद काल और उनके पहले के भी शायद कुछ मिल जाए बाद में आगे के टाइम पे। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर। हेलो सर। जी सर प्रणाम, मैं सचिन तिवारी। बोला जाए तिवारी जी। सर आपसे ये जब बस जानना है कि जिन मंदिरों की आप चर्चा कर रहे हैं इन संबंधित आपके विचार अभी तक प्रकाशित हैं, ताकि हम अपने बच्चों को यूजी पीजी में इन रेफरेंसेस को दे सकें। हाँ, भोपाल से एक मैगजीन निकलती है टेम्पल पे। हाँ सर, उसमें है इंडिया वाला, एएसआई वाला उसमें छपा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सज्जान कोर्ट की रिपोर्ट भी मैं आजकल तो लिखने पढ़ने का टाइम बहुत नहीं मिलता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 4-6 महीने में सज्जान कोर्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी। थैंक यू सर। हेलो, बोलिए। सर जैसे जो संजान कोट का टेम्पल है जो 3 फेज स्ट्रक्चर है, उसमें हमको एक सील मिली जिसपे सिद्धेश्वर है लिखा हुआ है, वो तो क्या लाल टेराकोटा सीलिंग है? आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है। क्वेश्चन करो। जो संजान कोट का टेम्पल है तो उसपे सिद्धेश्वर नाम का सील मिलता है, लेकिन जो लाल टिलिया वाला है क्या उसपे कोई स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ एविडेंस मिला जो मंदिर के? नहीं, उसमें कोई सीलिंग नहीं मिली, उसमें सिक्के 60 मिल गए थे, जिसमें ये अंदाज हम लोगों ने लगा लिया कि ये कुषाण कालीन है। उसमें कोई सीलिंग नहीं मिली। और इस मेन माउंड से करीब 30-32 सीलिंग मिली है। उसमें तमाम जो है ये सैवाइट सेंटर था और इतना प्रसिद्ध सेंटर था कि इसका कालंजर से भी रिलेशन था, क्योंकि एक सीलिंग है जिसपे कालंजर पीठ करके लिखा हुआ है। तो कालंजर का जो नीलकंठ मंदिर है भगवान शंकर का, उसी का कोई ब्रांच यहाँ पर प्रतिष्ठित था। तो सैवाइट सेंटर ये बहुत जबरदस्त था। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, बोला जाए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते वंदना जी। हाँ सर, मेरे एक क्वेश्चन तो सर ये है कि घोषुंडी शिला लेख में जो मिलता है हमें एक पूजा शिला प्राकार का उल्लेख मिलता है घोषुंडी शिला लेख में, तो क्या इससे उनको जोड़ा जा सकता है? ये घोषुंडी शिलालेख में जिस की चर्चा आप कर रही हैं वो इससे पहले का परंपरा का द्योतक है। उसकी शुरुआत तो और पहले है।
पहले लोग प्लेटफार्म बना करके ही उस पे मूर्तियों को रख करके पूजा किया करते थे, उस पे देवालय का निर्माण नहीं करते थे। ऋग्वेद में तो इस बात का भी उल्लेख है कि एक ऋषि ये कहता है कि उसकी कोई शायद इंद्र की प्रतिमा रही होगी, तो उसको किसी ने 10 गाय में बेच दिया। जब वो लौट के आया अपने आश्रम में और उस मूर्ति को नहीं पाता है तो बहुत गुस्सा होकर के अपने शिष्यों से पूछता है कि का इमम मम इंद्रम क्रीड़ाति 10 भेलधेनुई, ऐसा कौन दुस्साहसी आदमी है कि मेरे इस इंद्र की प्रतिमा को 10 गाय के बदले में खरीद लेना चाहता है। कोई ऐसी चर्चा चली होगी। तो इसका मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल से ही मूर्तियां बनाई जाने लगी थी और पैरेलल सिंधु घाटी की सभ्यता में पत्थर की मूर्तियां, शिव की मूर्तियां, योगीश्वर की मूर्तियां तो मिलती ही मिलती हैं। सवाल केवल इस बात का है भारतीय पुरातत्व के संदर्भ में कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में पत्थर की देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं, मिट्टी की भी मिल रही है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख भी मिल रहा है, तो इनका मंदिर कहाँ है? मंदिर के बनाए जाने के साक्ष्य सुस्पष्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए इसकी खोज आज भी हो रही है। अब मंदिर का स्ट्रक्चर मौर्य काल तक तो चला गया, सिंधु घाटी की सभ्यता और मौर्य काल के बीच में क्या ये लोग मंडप टाइप का स्ट्रक्चर बना के उसमें मूर्तियां रख के पूजा करते थे, या कुएं पर, पीपल पे, पेड़ के नीचे या प्लेटफॉर्म पे रखकर पूजा करते थे, ये अभी थोड़ा सा जो पक्ष है वो धुंधला है। हो सकता है कहीं इस तरह का एविडेंस मिल जाए तो इस बीच के गैप को पूरा कर दिया जा सके, और इसी गैप के पीरियड का उल्लेख वो आपके घोषुंडी अभिलेख में प्लेटफॉर्म का मिलता है। ये जो आप हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं लखनऊ से डॉक्टर आईडी सिंह बोल रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन मेरा है। जी सर। सर मैं डॉक्टर आईडी सिंह बोल रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर के लिए तो मंदिर शब्द का तो प्रयोग बहुत बाद में किया गया, मेरा मानना है कि गुप्त एज के आसपास में किया होगा। इसके पहले तो प्रासाद शब्द का प्रयोग किया गया है शास्त्रीय हमारे ग्रंथों में, और हेलियोडोरस का लौह स्तंभ, हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है, और सांची में भी इस हमको लगता है सांची स्तूप में प्रयोग किया गया है। तो ये जो प्रासाद शब्द के लिए जो यूज किया गया है, इसमें महलों के लिए भी यूज किया गया है और मंदिरों के लिए भी यूज किया गया है, दोनों शब्दों के लिए। और अर्थशास्त्र में जो मेंशन आता है कि अर्थशास्त्र में जो मंदिर का सेंटर बताया गया है कि वह आबादी के बीच में बताया गया है, कि जो पॉपुलेशन के सेंटर में होता था। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्रासाद शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मंदिरों की बनाने की परंपरा जो भारत में शुरू हुई शास्त्रीय विधानों के अनुसार जैसा लिखा हुआ है, उससे ये प्रतीत होता है कि पहले महल बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, फिर उसके एक हिस्से में देवालय बनाया जाता रहा होगा, फिर अलग कर दिया गया, ये परंपरा अलग हो गई। और जो सर आपको मंदिर मिला है, अगर वो कुषाण के आसपास का मिला है, तो क्या वहां पर कोई आबादी का साक्ष्य भी आपको पुरानी सेटलमेंट मिला है? सर मेरा एक प्रश्न है ये। हाँ देखिए, ये संचान को मैंने शुरू में आपको बताया कि ये करीब 9 स्क्वायर किलोमीटर में है जी, और दोनों टीलों को हमने लगभग 100% तक खोदा है जी। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पर इससे बड़े स्ट्रक्चर की संभावना नहीं है। जो पहला आपको दिखाया था उसको वहाँ के लोग जलेश्वर माउंड कहते हैं। जलेश्वर इसलिए कहते हैं कि जल के ईश्वर के रूप में भगवान शंकर को वो लोग कल्पना करते रहे होंगे, और वो सैवाइट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वो किसी हाउस का पार्ट नहीं है। और लाल किला का एविडेंस भी एकदम क्लियर है, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा टीला हमने एक्सकेवेट कर दिया तो उसमें केवल एक ही संरचना फैली हुई है, कोई दूसरी संरचना नहीं। जी, थैंक यू सर। अच्छा, नमस्कार, मैं सचिन बात कर रहा हूँ दोबारा। अभी जो बात चली थी कि कब तक है, एक मेरे को जो मोहनजोदड़ो में स्तूप है
वो बुद्धिस्ट स्तूपा तो नहीं है, ये बुद्धिस्ट से पहले का स्तूप है। मोहनजोदड़ो में एक स्तूपा माउंट पे स्तूप है, वो स्तूप प्री बुद्धिस्ट स्तूप है क्या? क्योंकि पहले भी, बुद्ध से पहले भी स्तूपों का धातु गर्भ, द रिमेनेंट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड धातु गर्भ का भी मेंशन आता है वैदिक लिटरेचर में कहीं पे। तो ये किसी ने बताया था, तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं, शायद कुछ ऐसा है क्या धातु गर्भ जिसमें some sacred people's bodily remains were kept, and the Mohenjo-daro stupa, what is that stupa structure in the Mohenjo-daro? Not the temple, the stupa in Mohenjo-daro. देखिए, इसका जातक ग्रंथों में इसके बारे में बहुत स्पष्ट चर्चा है। गौतम बुद्ध का मुहलगा चेला था आनंद, और उसने एक दिन गौतम बुद्ध से ये सवाल पूछ लिया था कि तथागत आपके न रहने के पश्चात आपके इस मृतक शरीर का क्या किया जाएगा? तो उन्होंने स्वयं उत्तर दिया था कि जैसे चक्रवर्ती राजाओं के मरने के बाद उनके शरीर के ऊपर थूक बनाए जाते हैं, वैसे ही चौराहों पर, वैसे ही तुम भी मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके ऊपर थूप या स्तूप का निर्माण करा देना। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो के जिस स्तूप के संरचना की बात कर रहे हैं, वो कदापि सिंधु घाटी के स्तर का नहीं है, वो ऊपरी लेवल का है। और ब्रिक के बने हुए स्तूप मौर्य काल से ही हमको मिलने लगते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में स्तूपों के बनाए जाने का काम अशोक ने किया था। प्रारंभिक स्तर में तो जब कुशीनगर में भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ था, तो उस क्षेत्र के क्षत्रियों में एक संघर्ष हो गया। सब कहने लगे गौतम बुद्ध हमारे वंशज थे, गौतम बुद्ध हमारे वंशज थे, और इनको अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी हमारा है। और इस बात को लेकर के झगड़ा इतना आगे बढ़ा, लगा कि एक दूसरा महाभारत हो जाएगा। तो एक ब्राह्मण ने उसमें समझौता कराया कि गौतम बुद्ध को यहीं सरिता के किनारे उनका अग्नि संस्कार कर दिया जाए, और उनके जो भस्म अवशेष हैं उनको सारे क्षत्रिय घराने आपस में बांट लें, और घराने के उस अवशेष को लेकर के प्रारंभिक मतलब स्तर पर 9 स्तूपों की संरचना की। और ये जो मोहनजोदड़ो के स्तूप की आप चर्चा कर रहे हैं, ये उसके बाद की भी संरचना है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर में बनाए गए 9 स्तूपों में इसका उल्लेख कहीं नहीं आता साहित्य में। तो इसी में जो आपने जो मैं बात कहना चाह रहा था कि इसके पहले भी स्तूपों का निर्माण होता था, और वो आपने ही साक्ष्य बताया कि बुद्ध का जब पूछा गया कि जैसे चक्रवर्ती राजाओं के धातु गर्भ बनते हैं, तो हम मान के यही चल रहे हैं कि मौर्य काल के बाद से स्तूप बने, जबकि बुद्ध का ही साक्ष्य है कि उनके पहले भी चक्रवर्तियों के ऊपर स्तूप बनते थे। तो हम वो मोहनजोदड़ो को स्तूप को उसी तरह का क्यों ना माने, उसको हम बुद्ध या अशोक के बाद से रिलेट करें? वो तो खंडर बन गए, वहां पे कौन स्तूप बनाएगा अशोक के काल में? पुरातत्व में सब कुछ बिना साक्ष्य के नहीं माना जाता। उसके साथ कोई ऐसा मटेरियल मिले जो बुद्ध काल के पहले का हो, तब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट के मानने में और साधारण जन समुदाय के मानने में अंतर यही है कि जब तक हमारे पास कोई वैज्ञानिक अब नहाऊं तो क्या मैं फ्रेश हो लिया हूं, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल ना हो किसी को पुराना कहने का, तब तक हम कहने का साहस नहीं कर पाते। आपका थोड़ा सा वॉइस बीच में कट गया था, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर थोड़ा सा इसको दोबारा बता दीजिएगा करके पूछिए। अजीत सिंह चौधरी जी, जरा अगर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज।
तिवारी जी, अगर एक बार दोबारा बता दीजिए, लास्ट जो आपने बताया था थोड़ा मिस हो गया, वो समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए जिस्ट। धन्यवाद। देखिए, जो स्तूप यहाँ, अगर आप कभी बिहार आए हो तो बिहार में मिट्टी के बने हुए स्तूप के लाइव एग्जाम्पल आज भी बचे हुए वैशाली के पास। तो गौतम बुद्ध के कुछ अवशेष को लेकर के यहाँ भी एक स्तूप बनाया गया था जिसमें एक भी ईंट का प्रयोग नहीं। और ये परंपरा हिंदुस्तान में बहुत पहले से, शायद वैदिक काल से चली आ रही थी कि जो चक्रवर्ती राजा होते थे उनके सम्मान में उनकी समाधि मिट्टी के द्वारा ऊंचा स्थान बना करके की जाती थी। उस पर सब जगह पकी ईंट का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में मेच्योर फेज से ही पकी ईंट का प्रमाण है। वहां का आदमी पकी ईंट बनाना जानता है, उसको यूज करना भी जानता है। तो एक बार ये शंका मन में आती है तिवारी जी, आप म्यूट हो गए हैं, अपने आप से गलती से म्यूट हो गए हैं, दोबारा बताइए, आपका म्यूट हो गया है तिवारी जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए तिवारी जी। जी, आवाज आ गई? अब आ गई, बीच में आप म्यूट हो गए थे जी। अच्छा, तो हमारा ये कहना है कि वहाँ जो स्ट्रक्चर है मोहनजोदड़ो वाला, उसके लेवल और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो अवशेष हैं, भवन हैं, सड़कें हैं, उनका जो स्तर है दोनों के बीच में गैप है। तो ये स्तूप एक होराइजन का नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्तूप की रचना इंडस वैली पीरियड में हुई थी। ये बाद में हुई। अब बाद में कब हुई, इसका जब डेट करने के लिए कोई डेटेड मटेरियल मिलेगा तब इसके डेट की स्पष्ट घोषणा की जा सकती है। और जब तक इस तरह की कोई तिथि न आए तब तक इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी तिथि क्या है। लेकिन उसका संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रयुक्त ईंटें हैं उनकी साइज और सिंधु घाटी में की सभ्यता बता रहे थे कि ब्रिक फर्क है। तो बट एक बार जब वो मोहनजोदड़ो की साइट अबेंडन हो गई, जब वो मिट्टी के खंडर बन गए, तो उसके बाद कौन वहां स्तूप बनाएगा, ये थोड़ा सा एक डाउट आ रहा था मेरे दिमाग में। जो बात के लोग होंगे वही तो बनाएंगे। ठीक। हेलो सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि कुषाण काल में हमें मंदिर के साक्ष्य अब मिल रहे हैं और गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर हमें मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि मैं कुषाण काल के मंदिर तो सारे खत्म हो गए और गुप्त काल के ही मंदिर हमें सिर्फ मिलते हैं? ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, जो प्रारंभिक स्तर में मंदिर बन रहे हैं वो ब्रिक के बन रहे हैं, और बाद के स्तर में गुप्त काल में जो मंदिर बन रहे हैं उसमें ईंटों के भी मंदिर हैं और पत्थरों के भी बने हुए मंदिर हैं। पत्थर की अपेक्षा ईंट का जो मटेरियल है और जो राबिश से जोड़ा जाएगा, मिट्टी से जोड़ा जाएगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस कम है। दूसरे, कोई भी बिल्डिंग खराब होती है छत से। हमने आपको अभी जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उस समय मैंने आपको एक खपड़ेल का चित्र दिखाया था और ये बताया था कि ये जो टेम्पल है इसके ऊपर जो छाजन है वो खपड़ेल का है। खपड़े का बना हुआ घर अगर 5 साल तक केयर ना करिए तो ऊपर से टूटने लगेगा, लीक करने लगेगा, और जहां किसी बिल्डिंग की छत खराब हुई तो पहले छत गिर जाएगी, बीच में उसमें से आदमी रहना बंद कर देगा, धीरे धीरे उसकी दीवारें गिर जाती है। सांची के स्तूप से एक परंपरा शुरू हुई स्टोन के दीवार बनाने की, और उनकी रूफिंग भी स्टोन से की गई, इसलिए इनमें सर्वाइवल ज्यादा है। नंबर 2,
कुषाण पीरियड में उतनी क्वांटिटी में टेम्पल बनते हुए नजर नहीं आते जितना गुप्ता ऑनवर्ड्स हैं। तो एक तो एग्जाम्पल कम है इसलिए हमको कम मिल रहा था, दूसरे इनका जो छाजन था या इनका जो छत वाला पोर्शन था वो उतना बढ़िया नहीं था जितना गुप्ता ऑनवर्ड्स है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जल्दी डैमेज किए। सर एक है, आपने इस प्रेजेंटेशन में एक टाइल बताई हमें जो छत में थी, इसे मैं रिलेट करूं तो इसे हम लोग खपरा कहते हैं, वाइडर फेस का, वो खपरा की तरह से था वो टाइल। एक गांव में एक और तरह की टाइल मिलती है जिसमें से पानी बहा करता है, पनारी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है उसका। तो क्या हमें आर्कियोलॉजिकली ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आर्कियोलॉजिकली ये खपरा और ये पनारी, इसका सबसे पुराना एविडेंस साक्ष्य हमारे गंगा यमुना वैली में कब से मिलना शुरू होता है? क्या शुरू से है? यही प्राप्त है, हर पीरियड से आपके पनाली भी मिलते हैं और संचान कोट से आजकल जैसे खपड़ा वाले मकान में चारों कोने पे कंगूरा मिलता है, वो कंगूरे का एविडेंस भी संचान कोट से हमारे पास है। जी नहीं, ये संचार कोट तो मंदिर का हुआ सर, क्या सामान्य घरों में इसके पहले के भी और प्राचीन एविडेंसेस हैं? तो मैंने चूंकि आज मंदिर का एस्पेक्ट चुना, साधारण जनसाधारण के घरों को दिखाने का यहाँ औचित्य नहीं था, लेकिन प्रश्न आपने उससे संबंधित पूछ लिया तो हम बता रहे हैं कि संचान कोट में कुषाण लेवल में पनारी का भी यूज मिलता है, एविडेंस मिलता है, और मकान के गृहस्थ के मकान के चारों कोनों पर खपड़ैल में जो कंगूरा लगाया जाता है खूबसूरती के लिए, मतलब चारों तरफ का छत का कोना आकर के, ऊपर के पार्ट का कोना आकर के वहां मिलता है, तो उसमें पानी न रिसे इसलिए एक उल्टा सा मिट्टी का बर्तन रख करके उसके ऊपर वो कंगूरा लगाया जाता है। उसका भी एविडेंस हमारे यहाँ कुषाण पीरियड में है। जी जी जी, धन्यवाद। ऑडियंस, अरे बुश तक पहुंच गया, बुश तक पहुंच गया। तो हमें लगता है कि हमारी बातों से आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, और आयोजक महोदय से निवेदन करेंगे कि अब आप किसी दूसरे वक्ता को आमंत्रित कर सकते हैं। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ मेरी बातों को, चर्चा को सुना, आनर किया, इसके लिए हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको